हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th फिजिक्स में हम चैप्टर 4 दैट इज़ मोशन इन ए प्लेन पढ़ रहे हैं। और वहाँ पे हम अब तक जो डिस्कस कर चुके हैं, पहले हम वेक्टर्स के बारे में इन डिटेल्स में डिस्कस किए, फिर हम डिस्कस किए मोशन इन ए प्लेन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ उसके बारे में। लास्ट क्लास में हम देखे थे रिलेटिव वेलोसिटी, जिसमें हम रेन और मेन प्रॉब्लम और डिफरेंट न्यूमेरिकल्स रिलेटिव वेलोसिटी रिलेटेड कुछ देखे थे वहाँ पे। ओके, तो आज मोशन इन ए प्लेन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल डिस्कस करने जा रहे हैं। आज का टॉपिक होगा प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में हमें इन डिटेल्स में पढ़ना है, इसका मैथमेटिकल स्टडी पूरी तरह से करना है। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन में पहले जानते हैं कि हम प्रोजेक्टाइल कहते किसको हैं और ये प्रोजेक्टाइल मोशन कैसे होता है। ओके, तो प्रोजेक्टाइल किसको कहते हैं, क्या होता है, उसका थोड़ा सा इंफॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है, नोट कर लेंगे इसको। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल होता क्या है, एन ऑब्जेक्ट दैट इज इन फ्लाइट आफ्टर बीइंग थ्रोन और प्रोजेक्टेड। ठीक है, प्रोजेक्टाइल कोई भी ऑब्जेक्ट को हम थ्रोन ऐसे फेंक देते हैं, या तो ऐसे फेंको या ऐसे फेंको या कुछ हाइट से जाके फेंको। ओके, उसको थ्रो किया जाए और उसको प्रोजेक्ट किया जाए, उसके बाद कुछ देर के लिए वो फ्लाइट पे रहेगा, तो उसको हम प्रोजेक्टाइल कहेंगे। पर इतने में से नहीं होता, ये भी हमें समझना है। प्रोजेक्टाइल के लिए ये भी प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जब प्रोजेक्टाइल को थ्रो करते हैं, उस ऑब्जेक्ट को हम प्रोजेक्ट करते हैं, तो आफ्टर दैट उसको हम पहले कुछ इनिशियल वेलोसिटी देंगे। ठीक है, जैसे ऐसे थ्रो किया जाए या ऐसे थ्रो किया जाए या ऐसे थ्रो किया जाए, इनिशियली कुछ वेलोसिटी हम देते हैं उसको, पर उसके बाद देयर आफ्टर प्रोजेक्टाइल मूव्स अंडर ग्रेविटी एलोन। ग्रेविटी का ही इफेक्ट उसके बाद होगा फर्दर मोशन के लिए, कि वो कहाँ तक जाएगा, जो भी होगा उसके ऊपर ग्रेविटी फिर रेस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, तो वो है प्रोजेक्टाइल। ओके, कोई भी ऑब्जेक्ट को जैसे ऐसे थ्रो करो, उसको एक वेलोसिटी दो पहले से, पर उसके बाद वो ग्रेविटी एलोन वही उसको इन्फ्लुएंस करेगा। ओके, जैसे एरोप्लेन उड़ रहा है, वो प्रोजेक्टाइल नहीं है, क्योंकि वो उड़ने के बाद अब उसके मोशन को कंट्रोल कौन करता है, उसके फ्यूल इंजन जो भी उसमें रहते हैं, वो उसको फर्दर फोर्स देते हैं। पर प्रोजेक्टाइल में वो नहीं होता, प्रोजेक्टाइल में ग्रेविटी एलोन। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल का जो हम केसेस पढ़ेंगे, एक्चुअली 3 डिफरेंट केसेस हो सकते हैं। एक तो है अगर किसी ऑब्जेक्ट को और प्रोजेक्टाइल मोशन कराएं, दैट मीन्स ऐसे अपवर्ड थ्रो कर दे, बस अपवर्ड थ्रो बस करे, ऊपर जाके नीचे आएगा, ये एक केस हो सकता है। पर ये वाला केस हम पूरी तरह से पढ़ चुके हैं मोशन इन 1 डायमेंशन में, जब हम मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़े थे, ये वाला हम पढ़ चुके हैं, अपवर्ड थ्रो वाला केस। ठीक है, तो उसको यहाँ पे नहीं देखना है, वो भी प्रोजेक्टाइल होता है। नेक्स्ट केस होता है अगर ऑब्जेक्ट को और प्रोजेक्टाइल को फ्रॉम सर्टेन हाइट, अर्थ से कुछ हाइट में जाके अगर ऐसे हॉरिजॉन्टली थ्रो किया जाए, कुछ हाइट में हॉरिजॉन्टली थ्रो करेंगे। ओके, तो वो जो प्रोजेक्टाइल मोशन होगा उसके बारे में पढ़ना है। और तीसरा केस आता है अगर अर्थ के ऊपर से ही किसी प्रोजेक्टाइल को अगर कुछ एंगल से ऐसे थ्रो करेंगे, एंगुलर प्रोजेक्शन। दूसरा केस वाला हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन कहते हैं, और ये एंगुलर प्रोजेक्शन होगा, ऐसे अर्थ के ऊपर से ही ऐसे फेंकेंगे, फिर अर्थ में ये आएगा, ये प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, तो ये 3 केस अलग अलग होते हैं, हमें दूसरा और तीसरा वाला पढ़ना है, पहला वाला पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो एक के बाद एक उन केसेस को स्टडी करेंगे, मैथमेटिकल जो भी फॉर्मूले निकालना है डिफरेंट क्वांटिटीज के लिए, सभी डेराइव करेंगे, समझेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। ओके, पर हाँ, यहाँ पे कुछ और भी पहले जानना है। अच्छा, ये तो बात क्लियर है, चैप्टर में पढ़ रहे हैं मतलब डेफिनेटली मोशन इन ए प्लेन होगा, पर चैप्टर में पढ़ना ये तो कंसेप्ट नहीं है ना। मोशन इन ए प्लेन है, ये कैसे दिखाएं, कैसे इसको प्रूव करें। तो देखो, जैसे ये प्रोजेक्टाइल ऐसे जा रहा है, ठीक है, प्रोजेक्टाइल का मोशन यहाँ पे देख सकते हैं, ऐसे प्रोजेक्टाइल का मोशन हुआ। तो यहाँ पे क्लियर है एक बात, जैसे यहाँ पे मोशन स्टार्ट हुआ और जैसे गया, मतलब ये आगे भी बढ़ रहा है और ऊपर की तरफ भी उठ रहा है। वही बात है ना,
आगे भी बढ़ रहा है, ऊपर की तरफ भी उठ रहा है, मतलब एक्स एक्सिस में भी मोशन है, वाई एक्सिस में भी मोशन है। वही बात है ना, हाइट में तो जा रहा है, कुछ देर बाद आएगा फिर नीचे आएगा, मतलब वाई एक्सिस में भी मोशन है। तो ऐसे मोशन को वाई एक्सिस में यहाँ पे मान के चलते हैं, ऐसे मोशन को क्या कहेंगे? वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन कहेंगे, वर्टिकल मोशन, ठीक है। और सीधे जो जा रहा है इसको कहेंगे हॉरिजॉन्टल मोशन। तो वही बात यहाँ पे लिखा है कि ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू इंडिपेंडेंट मोशन। इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूं, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू इंडिपेंडेंट मोशन। एक हॉरिजॉन्टल मोशन होता है आगे की तरफ, एक वर्टिकल मोशन होता है, मतलब ये कुछ ऊपर उठता है फिर नीचे आता है, वर्टिकल मोशन होता है। और ये दोनों मोशन एक दूसरे के साथ इंडिपेंडेंट होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। These two motions they are independent of each other, ओके। और ये बस एक स्टेटमेंट नहीं है, मतलब ऐसे ही नहीं बोल दिए, ये एक रूल है, एक लॉ है, समझ के चलते हैं, थ्योरी, एक लॉ है ये, ओके, गिवन बाय सर गैलीलियो, ठीक है, वो बुक में मिल जाएगा। तो ये इंडिपेंडेंट होते हैं दोनों मोशन, हॉरिजॉन्टल मोशन और वर्टिकल मोशन, ठीक है ना। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट मतलब, अच्छा यहाँ पे एक्सेलरेशन कौन सा काम करेगा? अगर बॉडी ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है, तो यहाँ पे देखो एक बात तो क्लियर बताया गया है कि प्रोजेक्टाइल जब फायर किया जाए उसके बाद उसको कंट्रोल कौन करेगा उसके मोशन को? तो ग्रेविटी एलोन। तो ग्रेविटी कभी इस तरफ तो एक्सेलरेशन नहीं करता, ग्रेविटी जो एक्सेलरेशन करता है वो इसी तरफ करता है। हम भले ही ग्रेविटेशन नहीं पढ़े हैं अब तक, पर ये आइडिया हमारे पास है, हम मोशन अंडर ग्रेविटी तो कुछ तो पढ़े हैं ना। मतलब जो स्मॉल जी होता है वो इस तरफ होता है हमेशा, वर्टिकली डाउनवर्ड, इस तरफ तो कभी नहीं होता, ठीक है ना। तो ये एक्सेलरेशन है, यही बस एक्सेलरेशन है इस केस में, क्योंकि उसका जो मोशन हो रहा है अंडर ग्रेविटी एलोन। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसको जो हम वेलोसिटी उसको प्रोवाइड करेंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वो यूनिफॉर्म होता है, क्योंकि एक्सेलरेशन बस नीचे की तरफ है, वर्टिकल वाला है। और हम ऑलरेडी कह रहे हैं कि दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं। ये वाला एक्सेलरेशन इस वाले वेलोसिटी पे इफेक्ट नहीं डालता, इंडिपेंडेंट है दोनों, ठीक है ना। तो इसीलिए, क्योंकि इस तरफ कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं, कोई दूसरे फोर्स का इफेक्ट है ही नहीं, इसीलिए जो वेलोसिटी हम इसको प्रोवाइड कर देंगे पहले हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वही थ्रू आउट द मोशन कंटिन्यू रहेगा, वही सेम रहेगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। क्लियर है ये बात? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यूनिफॉर्म वेलोसिटी रहता है, पर वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं रहता, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगा उसको ये जी कंट्रोल करेगा, स्मॉल जी एक्सेलरेशन। इस तरफ तो एक्सेलरेशन है ना, इस तरफ ग्रेविटी है, ठीक है, तो वो चेंज होते होते जाएगा। दैट मींस यहाँ पे कोई वेलोसिटी हम इसको जैसे देंगे तो इसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल कंपोनेंट, पढ़ चुके हैं रिजोल्यूशन, ओके। तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट थ्रू आउट द मोशन सेम रहता है, वर्टिकल कंपोनेंट जी के अकॉर्डिंग चेंज होते होते जाता है, सब चीज आएगा। ये तो एंगुलर प्रोजेक्शन, तो थर्ड केस को पहले से दिखा दे रहे हैं। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन से भी, एक हाइट से अगर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन भी करें तो भी ये सब होता है, ठीक है। ये बात क्लियर है, ये दोनों इंडिपेंडेंट रहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है ये, और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यूनिफॉर्म रहता है, क्लियर है। अब अपने केसेस में जाते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे प्रोजेक्टाइल फायर्ड फ्रॉम ए हाइट, जो कि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन होगा, वो पहले हम देखते हैं, ठीक है। तो ये पहला केस है, प्रोजेक्टाइल फायर्ड पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल, ओके। ये हॉरिजॉन्टल हो गया, यहाँ पे फिगर बना सकते हैं, ये हॉरिजॉन्टल हो गया, इसके पैरेलल की तरह, इससे मतलब कुछ हाइट से, ये अर्थ लेवल है, कुछ हाइट से ऐसे प्रोजेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। अच्छा, एक चीज यहाँ पे कंसिडर करके ही चलना पड़ेगा कि क्योंकि बस ग्रेविटी का इफेक्ट रहेगा, दैट मीन्स एयर रेजिस्टेंस को जीरो मानेंगे, ओके। एयर रेजिस्टेंस, एयर जो फोर्स दे सकता है उसको हम जीरो मान के चलेंगे, ठीक है। अच्छा, तो ये ओ पॉइंट है, ये पूरा डिस्क्रिप्शन इसका लिख देंगे। ओ पॉइंट जो कि ग्राउंड लेवल से एच हाइट पे है, वहां से प्रोजेक्टाइल को ऐसे फायर किया गया और वो इस पाथ में आया ए पॉइंट तक, ठीक है। अच्छा, तो उसको इनिशियली हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी प्रोवाइड किया गया u, ओके। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u उसको प्रोवाइड किया गया, ठीक है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u, वर्टिकल वेलोसिटी होगा 0 उसके लिए। वर्टिकल वेलोसिटी कुछ नहीं, जब ऐसे फेंकेंगे तो बस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देंगे, क्योंकि उसको फेंक दिए अब, क्योंकि वो इस डायरेक्शन में ऐसे आ रहा है अंडर ग्रेविटी, तो उसके बाद उसके पास वर्टिकल वेलोसिटी होगा,
ओके, पर पहले उसको क्या प्रोवाइड करेंगे, ओनली हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u, ठीक है। ये तो ये ऐसे पाथ से आएगा a पॉइंट तक, ठीक है। हम यहाँ पे ये जो पाथ पूरा बना है ना, ये पाथ OPA ऐसे नाम देते हैं इसको, OPA, ये पूरा पाथ बना है, इसके लिए इक्वेशन भी हमें निकालना है। एक्चुअली ये जो पूरा पाथ जो ट्रेस किया है, ये पाथ पूरा, इसको हम प्रोजेक्टाइल के केस में ट्रेजेक्टोरी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ट्रेजेक्टोरी, ये वर्ड यूज करेंगे। ट्रेजेक्टोरी क्या होता है, इस पाथ को हम ट्रेजेक्टोरी बोलेंगे। तो इस ट्रेजेक्टोरी के लिए हम एक इक्वेशन भी निकालेंगे, वो है हमारे कोर्स में, ठीक है। इसके लिए एक इक्वेशन निकालेंगे। अच्छा, तो ये ट्रेजेक्टोरी है, यहाँ पे उस मोशन के बीच में कहीं पे भी एक पॉइंट P कंसीडर किया गया है, ओके। ऐसा मानते हैं कि सपोज T टाइम के बाद, कितने टाइम के बाद, वहां से प्रोजेक्ट करने के T टाइम के बाद वो P पॉइंट तक आया है, P पॉइंट तक, ठीक है। वो जो P पॉइंट है वो हॉरिजॉन्टली कितने गैप में है, मतलब कितना हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट किया है वो P पॉइंट तक आने के लिए, x। वो ऑब्जेक्ट P पॉइंट तक आने के लिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में x डिस्प्लेसमेंट किया है, और वर्टिकल डायरेक्शन में यहां से यहां तक ये डिस्प्लेसमेंट, यहां से यहां तक कितना डिस्प्लेसमेंट किया है, कितना गया है वर्टिकल डायरेक्शन में, y, ये वाला गैप, ठीक है ना। ये वाला गैप हो गया है y, और हॉरिजॉन्टली वो गया है x, P पॉइंट तक आने के लिए, ठीक है। इतना हमारे पास डाटा गिवन है। यहाँ पे P पॉइंट पे फाइनली हम निकालेंगे उसका वेलोसिटी एट एनी पॉइंट वाला एक केस आएगा, तो P पॉइंट पे वेलोसिटी v को निकालेंगे। इस टेंजेंट के अलॉन्ग वो v है, ओके, पर उसके पास दोनों कंपोनेंट है, क्योंकि मोशन इन ए प्लेन है ये। इस वेलोसिटी के पास एक vx, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया, vy, ये वर्टिकल कंपोनेंट हो गया, तो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा ये, उसको भी निकालेंगे, ठीक है ना। P पॉइंट पे वो वेलोसिटी हो गया। तो कुछ क्वांटिटीज यहाँ पे स्टडी करते हैं इस केस के लिए, ये पूरा डिस्क्रिप्शन लिख देंगे पहले, क्लियर है ये बात। तो यहाँ पे सबसे पहले जानते हैं ये जो पाथ बना है ट्रेजेक्टोरी, उसका इक्वेशन, हेडिंग वैसे दे सकते हैं, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टोरी, उसको पहले निकालेंगे वो क्या होता है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टोरी मतलब इस हॉरिजॉन्टल गैप और हॉरिजॉन्टल जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, वर्टिकल जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, दोनों के बीच में एक रिलेशन निकालना है, वही है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टोरी। और रिलेशन से, मैथमेटिकल रिलेशन से हम देखेंगे कि ये जो ट्रेजेक्टोरी बना है इसका शेप कैसा बना है, थोड़ा सा मैथमेटिकल टर्म वहां पे आएगा, देखेंगे उसको, ठीक है। तो अच्छा, पहले हॉरिजॉन्टल मोशन को देखते हैं ट्रेजेक्टोरी निकालने के लिए, हॉरिजॉन्टल मोशन को देखते हैं। अच्छा, हॉरिजॉन्टली उसके बाद वेलोसिटी u है, उसके बाद वेलोसिटी u है। तो जब P पॉइंट तक आया, ओके, P पॉइंट तक जब आया तो डिस्टेंस वो ट्रैवल किया x, ये हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल नहीं, सिर्फ हॉरिजॉन्टली देखेंगे, सॉरी, डिस्प्लेसमेंट हुआ उसका x, टाइम लगा उसको t, वही बात है ना। तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम मतलब ये u है ना। हम उसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितना दिए हैं, u दिए हैं, और हम पढ़ चुके हैं कि थ्रू आउट द मोशन वो u हर एक पॉइंट पे कांस्टेंट रहेगा, यूनिफॉर्म, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हर एक पॉइंट पे सेम रहेगा, ठीक है ना। तो u वेलोसिटी से वो यहाँ तक आया है, कितना डिस्प्लेसमेंट, x डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम करेंगे तो ये u मिलेगा हमें अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, ठीक है। दैट इंप्लाइज t इक्वल टू कितना आया, x बाय u आया, t इक्वल टू, इसको रखते हैं, टाइम इक्वल टू x बाय u, क्लियर है ये बात। अच्छा, अब वर्टिकल की बात करते हैं, वर्टिकल भी तो मोशन हो रहा है, वर्टिकल कितना आया है, y आया है, ठीक है ना। अच्छा, y के लिए, अच्छा ये इक्वेशन हम यूज कर सकते हैं क्या, s इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, y डायरेक्शन के मोशन के लिए हम इस इक्वेशन को यूज करके देखते हैं क्या होता है। y डायरेक्शन के मोशन के लिए s कितना हुआ डिस्प्लेसमेंट y डायरेक्शन में, y दिए हैं उसको, ये y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, ut कितना होगा, ये 0 होगा, क्योंकि बोला गया है इनिशियली कोई वर्टिकल वेलोसिटी उसको नहीं दे रहे हैं, बस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मिलता है, तो इनिशियली वर्टिकल वेलोसिटी 0, u इज 0, तो ये वाला हो गया 0, बस यहीं से मिलेगा, तो ये मिलेगा हाफ, a को लिखेंगे g,
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये एक्सेलरेशन है ना, तो वर्टिकल मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू टी स्क्वायर, ठीक है ये। दैट इम्प्लाइज y इक्वल टू हाफ जी, टी स्क्वायर की जगह पे इसको यूज कर दो, टाइम तो वही है ना, हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो वहां तक आने के लिए, तो t की जगह पे इसको यूज कर दो, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर, ठीक है। y इक्वल टू ये मिल गया हमें हाफ जी एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर, ठीक है। दैट इम्प्लाइज यहाँ पे देखो हाफ कांस्टेंट, ये स्मॉल g भी कांस्टेंट, ये यू स्क्वायर भी कांस्टेंट, सभी जगह कांस्टेंट है u, तो ये पूरा का पूरा कांस्टेंट, बस x वेरिएबल। तो इसी इक्वेशन से हम ऐसे लिख सकते हैं y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, ये प्रोपोर्शनल सिंबल होता है, हम पढ़े हैं मेजरमेंट चैप्टर में, तो y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, बाकी सब कांस्टेंट है ना, इसीलिए y एक्स स्क्वायर के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड करता है। तो मैथमेटिक्स में और जो हम ग्राफिकल पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में, जब भी कोई ऐसा इक्वेशन में मिलता है कि वर्टिकल वाला डिस्प्लेसमेंट, वर्टिकल वाला लेंथ हॉरिजॉन्टल वाले लेंथ के स्क्वायर के साथ ऐसे जब प्रोपोर्शनल होता है, तो जो ट्रेजेक्टोरी मिलता है वो एक पैराबोलिक होता है। क्या होता है? पैराबोला। ओके, तो ये ट्रेजेक्टोरी बनेगा एक पैराबोला, इस शेप को हम बोलेंगे पैराबोला। ये पैराबोला एक्चुअली में क्या होता है और भी इसकी स्टडीज मैथमेटिक्स में है, वो तो पढ़ोगे ही, पर यहाँ पे यही जानते हैं कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला ट्रेजेक्टोरी उसको हम पैराबोला बोलेंगे। तो ये जो शेप बना है ये पैराबोलिक शेप है, ठीक है। तो ये वाला जो इक्वेशन हमें फाइनली मिला, ये वाला, इसको कहेंगे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टोरी, जो कि इक्वेशन किसको रिलेट कर रहा है? पी पॉइंट तक, मतलब टी टाइम तक हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को रिलेट कर रहा है। क्लियर है ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टोरी। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट कुछ पढ़ते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब वहां से स्टार्ट हुआ, ए पॉइंट तक आया इस पाथ में, ये जो पूरा ट्रेजेक्टोरी बनाया इसके लिए उसको कितना टाइम लगा, तो उसको बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। उसको कैपिटल टी नाम देते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट, पूरा टाइम यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ वर्टिकल मोशन को कंसिडर करने से भी ये मिल जाएगा, क्योंकि वर्टिकल हो या हॉरिजॉन्टल हो, पाथ तो सेम ही जाना है, सॉरी टाइम तो सेम ही लगेगा, ठीक है ना। तो बस वर्टिकल मोशन को लेते हैं, तो O टू A जब ये पूरा पाथ आया, वर्टिकली कितना डिस्प्लेसमेंट आया, वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली नहीं, वर्टिकली ये पूरा डिस्प्लेसमेंट आया h, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर यूज कर देंगे, ठीक है। ये पूरा वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना आया, h आया, तो s की जगह पे h लिख देते हैं। क्लियर है ये बात? इक्वल टू यू टी, मतलब ये फिर से जीरो बन जाएगा, इनिशियली कोई वर्टिकल स्पीड उसको, वर्टिकल वेलोसिटी उसको नहीं दिए थे, ये फिर से जीरो, तो यहीं से मिलेगा हमें हाफ, एक्सेलरेशन को लिखेंगे g टी स्क्वायर, तो उसको कैपिटल टी का स्क्वायर लिख देते हैं, चलेगा ना? यही होगा ना, कैपिटल टी ही निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट, तो ये बात है। दैट इम्प्लाइज टी स्क्वायर विल बी 2h बाय जी, दैट इम्प्लाइज t विल बी 2h बाय जी का स्क्वायर रूट, ठीक है। तो ये हमें मिला टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला। जो भी पढ़ते जा रहे हैं फॉर्मूला सबको अच्छे से नोट करेंगे, क्वेश्चन इससे प्रैक्टिस करेंगे, ये सब इंपॉर्टेंट है, याद रहना है, क्वेश्चन डायरेक्टली न्यूमेरिकल्स पूछता है, ठीक है ना। तो 2h बाय जी का स्क्वायर रूट, ये बनेगा टाइम ऑफ फ्लाइट। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट क्वांटिटी निकालते हैं, दैट इज नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल रेंज। ओके, नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल रेंज, हेडिंग देंगे हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज मतलब यहाँ पे जो r लिखा है ना, मतलब यहाँ से, मतलब जहाँ O पॉइंट से फेंक रहे हैं तो उसी के रेस्पेक्ट में ग्राउंड में पॉइंट है, ये Y पॉइंट है, तो इस Y से ये हॉरिजॉन्टल वाला, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में मतलब कितना ट्रैवल कर रहा है, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये वाला है पूरा। तो R, ये जो R है उसको हम हॉरिजॉन्टल रेंज बोलते हैं। निकाल सकते हैं उसको, कैसे निकाल सकते हैं? टाइम कितना लग रहा है पूरे मोशन के लिए, अभी मिला है हमें t इक्वल टू 2h बाय जी का स्क्वायर रूट, ये अभी मिला है, ठीक है। हॉरिजॉन्टली कितना वेलोसिटी देंगे उसको, वो u देंगे, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, r इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, मतलब u इंटू टी करेंगे, यही होगा ना, डिस्प्लेसमेंट इंटू टाइम, सॉरी वेलोसिटी इंटू टाइम करेंगे तो हमें ये पूरा डिस्प्लेसमेंट मिलेगा हॉरिजॉन्टली। u क्या है? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है,
टी टाइम है वहां तक आने के लिए, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम मतलब हॉरिजॉन्टल रेंज मिलेगा। सो आर विल बी टी के जगह पे इसको यूज कर दो, तो ये बन गया u 2h/g का स्क्वायर रूट। ये मिल गया हमें हॉरिजॉन्टल रेंज, ये वाला फॉर्मूला u इंटू 2h/g का स्क्वायर रूट। क्लियर है ये हॉरिजॉन्टल रेंज। ओके, नेक्स्ट अब निकालना है वेलोसिटी एट एनी पॉइंट। ये सब नोट कर रहे हैं, वेरी गुड। वेलोसिटी एट एनी पॉइंट, एनी पॉइंट मतलब यहाँ पे हम P पॉइंट को लिए हैं। वेलोसिटी एट एनी पॉइंट, यहाँ पे हमें P पॉइंट को लेना है, ये जो V है। तो P पॉइंट पे देखते हैं वेलोसिटी V कितना होगा। तो देखो वहाँ पे क्लियरली पता चल रहा है, इस V का दो कंपोनेंट है Vx और Vy, मतलब हम पढ़ चुके हैं वेक्टर में ऑलरेडी। V इक्वल टू मिल जाएगा हमें Vx के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस Vy के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट, क्योंकि इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, दोनों का रिजल्टेंट V है, इसलिए हमें ये मिलेगा। ऑलरेडी हम रिजोल्यूशन में पढ़ चुके हैं ऐसा। सो दिस विल बी Vx मतलब क्या, हॉरिजॉन्टल ना, और वो u है, हर जगह पे सेम बोल रहे हैं बार बार, तो ये हो गया u स्क्वायर प्लस Vy मतलब Vy क्या होगा यहाँ पे, Vy होगा, इसको मैं लिख रहा हूँ g स्क्वायर टी स्क्वायर स्क्वायर रूट। जी स्क्वायर टी स्क्वायर कहाँ से आया, यहाँ पे देख सकते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनली Vy इनिशियली 0, वही है ना, फाइनली Vy वर्टिकल में इनिशियली 0 डिवाइडेड बाय टाइम, दैट इंप्लाइज Vy इक्वल टू g इंटू टी। क्लियर है ये बात, इसलिए यहाँ पे Vy की जगह पे g इंटू टी लिख दिए, जी स्क्वायर टी स्क्वायर। तो ये मिल गया हमें वेलोसिटी एट एनी पॉइंट का मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन कैसे मिलेगा, ये बीटा, ये एंगल दिख रहा है v और vx के बीच में एंगल है बीटा। तो अगर हम tan बीटा निकालते हैं तो tan बीटा कितना होगा, यहाँ पे देख सकते हैं, ये से इसको ज्वाइन कर दिए, ठीक है, ये 90 डिग्री। सो tan बीटा विल बी सीरीज p/b। ओके, तो p कौन सा होगा, ये होगा p, ये वाला यहाँ से यहाँ तक, तो वो क्या है मैग्नीट्यूड, ये वाला मैग्नीट्यूड Vy है, तो Vy/Vx। ओके, ऐसे हम बीटा ऐसे हम बीटा को निकाल सकते हैं, ठीक है, Vy/Vx, ठीक है ना। ये Vy मतलब ये भी Vy होगा, ये वाला लेंथ, ठीक है, P/V, Vy/Vx। क्लियर है। तो ऐसे हम डिफरेंट क्वांटिटीज निकाल सकते हैं इस केस में, पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल वाले केस में। ओके, समझ में आया। तो एक क्वेश्चन करते हैं फॉर्मूले को यूज करके, तो हमें और थोड़ा सा इसके बारे में कंसेप्ट क्लियर होगा। ओके, तो एक क्वेश्चन है यहाँ पे, देखते हैं, समझेंगे ठीक से, प्रैक्टिस करेंगे। ओके, एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है यहाँ पे, उसको लाया गया है। तो यहाँ पे बोला है हाइकर स्टैंड्स ऑन द एज ऑफ ए क्लिफ 490 मीटर अबव द ग्राउंड। अबव द ग्राउंड, उसका जो क्लिफ है वो 490 मीटर अबव द ग्राउंड है, ठीक है। वहां से थ्रोज ए स्टोन हॉरिजॉन्टली विद एन इनिशियल स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड। एक स्टोन को वो थ्रो किया, यहाँ तक आया सपोज, तो उसको कितने हॉरिजॉन्टली बोल दिया, मतलब ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दे दिया 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फाइंड टाइम टेकन बाय द स्टोन टू रीच द ग्राउंड। यहाँ तक पहुंचने के लिए टाइम कितना लगेगा, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट अभी पढ़े हैं, t इक्वल टू 2h/g का स्क्वायर रूट, ये है फॉर्मूला। दिस इज इक्वल टू 2 इंटू h कितना हो गया 490, g कितना होता है पता है हमें 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये होता है ना, स्मॉल g का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो इसको निकाल देंगे, दिस विल बी, ये हो गया 9.8, ये ऊपर जाएगा 2, ओके, ठीक से कैलकुलेट करना, 100 का स्क्वायर रूट आएगा, 98 हो गया, 98/10, 0 ऊपर गया, ओके, 200, 49 और ये 2 कट गया ये ऊपर से, ठीक है। तो 100 का स्क्वायर रूट दिस इज, तो ये हो गया 10 सेकेंड। क्लियर है, ये 10 सेकेंड लगेगा टोटल। फिर क्या बोला है, एंड स्पीड विथ विच इट हिट्स द ग्राउंड। जब यहाँ पे पहुंचा, जिस स्पीड से उसको हिट करेगा, यहाँ पे स्पीड निकालना है, मतलब यहाँ पे वेलोसिटी अगर इस तरह से होगा तो इसके लिए भी ऐसे हॉरिजॉन्टल ऐसे वर्टिकल निकाल देंगे, ठीक है।
अभी हम v का मैग्नीट्यूड क्या पढ़े हैं कि ये होता है vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर उसका स्क्वायर रूट। दिस इज इक्वल टू vx मतलब 15 हॉरिजॉन्टल वाला 15 का स्क्वायर प्लस vy मतलब g स्क्वायर t स्क्वायर मतलब 9.8 इंटू टी स्क्वायर मतलब ये वाला टाइम क्या है 10 सेकेंड इंटू 10 उसका स्क्वायर रूट। ये होगा ना फॉर्मूला जी स्क्वायर टी स्क्वायर, ठीक है। तो दिस विल बी, ये हो गया 225 प्लस ये कितना होगा, ये टी से 10 यहाँ से कट जाएगा, 98 का स्क्वायर निकाल देंगे, 98 का स्क्वायर उसका स्क्वायर रूट। ओके, ये आएगा 99.1 मीटर पर सेकेंड अप्रोक्स, देख लेना। ओके, क्योंकि मैं आंसर देख लिया हूँ इसलिए लिख दे रहा हूँ, कोई बात नहीं, इसको स्क्वायर कर देना, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो नियर अबाउट इतना ही आएगा। फॉर्मूला क्लियर हो रहा है, कंसेप्ट कैसे हम निकालें डिफरेंट क्वांटिटी, तो उसी के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ऐसे ऐसे क्वेश्चंस सॉल्व होते हैं। क्लियर है ये बात, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में तीसरा वाला केस हम देखेंगे जो कि है एंगुलर प्रोजेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल। ओके, थैंक यू।